और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लालू यादव के लिए आज का दिन अहम। चारा घोटाले में होगा सजा का ऐलान, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सजा। लालू को 7 साल की जेल हो सकती है। तो लालू यादव के लिए आज का दिन बेहद अहम, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चारा घोटाले में सजा का ऐलान होना है, 7 साल तक की सजा हो सकती है। दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आज सुनाएगी सजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लालू को 7 साल की हो सकती है जेल। तो आज चारा घोटाला मामले में सजा सुनाएगी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट। दोषी पहले ही करार दिया जा चुका है लालू प्रसाद यादव को। चारा घोटाले में होगा सजा का ऐलान, 7 साल की जेल की सजा हो सकती है लालू प्रसाद यादव को। चारा घोटाला जिसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है और आज सजा का ऐलान होना है। अदालत पहले ही दोषी करार दे चुकी है लालू प्रसाद यादव को। तो तमाम मुश्किलें लालू प्रसाद यादव की आज बढ़ सकती हैं। पशुओं के चारे को लेकर यह घोटाला हुआ था। 139 करोड़ के करीब जो राशि थी वो निकाली गई थी ट्रेजरी से और लंबा ये मामला चला। 575 के करीब गवाहों की गवाही इसमें हुई। 1990 से 1995 के बीच ये घोटाला किया गया था। 139.35 करोड़ का ये घोटाला था। लालू यादव समेत 99 लोग आरोपी थे। सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। लालू यादव को दोषी पाया गया। आज सजा का ऐलान। 29 जनवरी को मामले में बहस पूरी हुई थी। मामले में 575 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। तो मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। उन्नीस 1990 से 1995 के बीच का एक घोटाला 139.35 करोड़ रुपए की ट्रेजरी से निकासी की गई थी। पशुओं के चारे और अच्छी नस्ल के पशुओं को लाने के नाम पर यह पूरा का पूरा घोटाला किया गया। तो सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई है। और हमारे सहयोगी संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, आज सजा सुनाई जाएगी लालू प्रसाद यादव को और दोषी करार दिए जा चुके हैं सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के द्वारा। मुश्किलें बढ़ सकती हैं उनकी अब। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से, क्योंकि लालू यादव पर जो है चारा घोटाले का जो मामला था और करीब इसमें जो है जिस तरह से तमाम जो लोग इसमें आरोपी थे और अभी 15 तारीख को ही कुछ लोगों को जो है जिसमें जो आरोपी थे उनको सजा सुनाई गई। और फिलहाल जो आज जो है वर्चुअल जो है ये जो है कोर्ट में इनकी पेशी होगी। बाकायदा पूरी तैयारियां जो है कर ली गई हैं। सीबीआई की जो विशेष अदालत है वो लालू प्रसाद यादव को इसमें सजा सुनाएगी। और जो इसमें जो धाराएं हैं 120 बी, 420, 467, 468 और जो पीसी एक्ट है 441, 477 ए, तो इनमें जो है लालू प्रसाद यादव और तमाम जो आरोपी हैं उनको सजा सुनाई जाएगी। इसमें अगर सजा की अगर बात करें तो जो कम से कम सजा है वो 1 साल है और जो अधिकतम जो सजा है इन धाराओं में वो 7 वर्ष है। तो इसी को लेकर के जो है तमाम जो कोर्ट ने सभी सुनवाई पूरी कर ली है और जो फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज इसमें सजा का ऐलान होना है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें जो है सजा 3 साल से ज़्यादा सुनाता है कोर्ट या फिर 3 साल से जो है कम सजा सुनाता है। तो इसको लेकर के तमाम तैयारियां कोर्ट ने भी पूरी कर ली है, तमाम दलीलें उसने सुन ली हैं और अब आज 12 बजे के करीब जो है लालू यादव की वर्चुअल जो है पेशी होगी और उसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। और ये देखने वाली बात होगी क्योंकि तमाम लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं और लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक बड़े नेता हैं, बिहार के जो है सीएम रह चुके हैं, केंद्र में मिनिस्टर रह चुके हैं और उन पर जिस तरह से पूरा आरोप लगा था उसको लेकर के अब जो है इसमें सजा होनी है। और आज कोर्ट क्या फैसला देता है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संजीव। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हायर कोर्ट में हालांकि लालू प्रसाद यादव जा सकते हैं, लेकिन आज अगर जो भी फैसला आता है उन्हें सजा सुनाई जाती है और जिस तरह से 3 साल से ज्यादा अगर सजा होती है तो फिर उनका जो राजनीतिक भविष्य है पूरी तरह से निशाने पर आ जाएगा।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से, क्योंकि जो नियम है कि अगर 3 साल से ज़्यादा अगर सज़ा सुनाई जाती है किसी भी नेता को या व्यक्ति को, तो वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। तो राजनीतिक कैरियर की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं लालू यादव का अगर 3 साल से अगर ज़्यादा सज़ा होती है तो वो जो है खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि लालू यादव की उम्र भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अपने आप में बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। लेकिन क्योंकि आज जो है स्पेशल जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट इसमें सज़ा सुनाने वाली, उसके बाद जो है हायर कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि कितनी सज़ा जो है आज जो है सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है वो लालू यादव को सुनाती है। क्योंकि इसमें जो 41 आरोपियों को पहले ही इसमें आज जो सज़ा सुनानी है वो लालू यादव समेत 41 आरोपी हैं जिनको सज़ा का ऐलान किया जाएगा। तो अभी सबकी नज़रें बनी हुई हैं, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जेल से ही जो है वर्चुअल इसमें जो है पेशी होगी कोर्ट के सामने। कोर्ट जो है आज जो है इसमें अपना फैसला देने वाला है। किस तरह का फैसला देता है, कितनी सज़ा लगाता है, कितना जुर्माना लगाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ आरोपियों को इसमें बरी भी कर दिया गया था, लेकिन अब और कुछ लोगों को जो है 3 साल की सज़ा इसमें सुनाई गई थी। लेकिन इसमें आज लालू यादव की जो है सज़ा का ऐलान होला है। उस समेत जो है 41 ऐसे लोग हैं जिनकी सज़ा का इसमें ऐलान होला है। क्योंकि बड़ा मामला था चारा घोटाला, पूरे देश भर में इसकी जो है चर्चा थी, पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना था। और अब जो है लंबे समय बाद इसमें सज़ा का ऐलान होना है। तो आज ये देखना होगा कि लालू यादव को अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो वो फिर अपर कोर्ट में जाएंगे या ऊपर कोर्ट में जाएंगे उसके बाद। लेकिन अगर कम की सज़ा होती है, हालांकि अपील वो उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि उनका राजनीतिक भविष्य सज़ा के बाद वो किस तरह का होता है। उनको ज़्यादा 3 साल से अधिक की सज़ा सुनाई जाती है या फिर 3 साल से कम की सज़ा सुनाई जाती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी रमन। बिल्कुल संजीव, आप बने रहिए, देखना होगा कि अब फैसला क्या आता है। तब तक का इंतजार सबको करना होगा कि लालू प्रसाद यादव दोषी तो करार दिए गए हैं, लेकिन सजा उन्हें क्या मिलती है। अगली खबर का रुख करते हैं। हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, 5 छात्राओं की नई याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर। शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक पोशाक पहनने को चुनौती, कर्नाटक सीएम ने कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करने को कहा है। स्कूलों में हिजाब प्रतिबंध पर बड़ा फैसला दे सकता है कोर्ट। तो ये मामला जो कि हाईकोर्ट में है और शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पहनने को चुनौती दी गई थी। पूरा मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक के उडुपी का ये मामला था, जहां कुछ छात्राओं को जब हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोका गया तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। तो मेरे सहयोगी संजीव जुड़े हुए हैं तमाम ज्यादा जानकारी के साथ। तो संजीव, आज भी सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में, और तब तक अंतरिम जो आदेश है कोर्ट का उसे बहाल करने की बात की गई है। यानी तब तक आप किसी भी तरह के धार्मिक जो पहचान है उसे लेकर स्कूल में नहीं जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि विवाद जो है कर्नाटक के उडुपी से चला और ये विवाद अब इतना बढ़ गया है कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश भर के राजनेता इस पर जो है अपने बयान दे रहे हैं और इसी को लेकर के जो तमाम जो छात्र संगठन है या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस मुद्दे को लेकर के जगह जगह पूरे देश भर में आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि जब तक पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, फैसला नहीं आ जाता, तब तक यथास्थिति बनी रहे, कोई किसी भी तरह का जो है इसमें बदलाव ना करे। लेकिन आज क्योंकि इसमें सुनवाई होनी है, फैसला आना है सॉरी, तो इसको लेकर के आज सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट क्या फैसला देता है, या कोर्ट फैसला देता है कि मुस्लिम महिलाएं या कोई भी व्यक्ति धार्मिक पोशाक पहन करके कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों में जा पाएगा, या फिर उनको कुछ छूट मिलती है, या फिर किस तरह की छूट कोर्ट देता है, ये देखने वाली बात होगी फिलहाल। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि मुस्लिम जो लड़कियां थी उनका कहना था कि हिजाब उनका मजहबी मामला है और वो उसको पहन करके कॉलेज जाना चाहती हैं, स्कूलों में जाना चाहती हैं। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से इसमें कहा कि अभी जब तक इसमें फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है किसी भी तरह की जो है इसमें आगे की कार्रवाई ना की जाए। लेकिन कोर्ट का फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें रहेगा। कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता है, किस तरह की अपनी जो है दलील देता है और किस तरह का वो डिसीजन दे पाएगा कि आखिरकार इसको लेकर के, हिजाब को लेकर के या फिर कोई भी धार्मिक वस्त्र पहन करके आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं, इस पर सबकी फिलहाल निगाह टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल जो हिजाब का जो मुद्दा है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और कोर्ट के फैसले के बाद इस पर लगाम लग पाती है या फिर नहीं लग पाती है। हाईकोर्ट अगर इसमें जब डिसीजन देगा उसके बाद
जो 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 धार्मिक संस्थाएं हैं, जो मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी या फिर हाई कोर्ट के फैसले को मान लेंगे। तो ये अभी फिलहाल देखने वाली बात होगी जब तक इसमें जो है हरियाणा जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। जी नमन। और बिल्कुल संजीव, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखना होगा कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है और किस तरह से जो तमाम लोग हैं, तमाम जो धार्मिक संगठन है वो इसको लेते हैं। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप इंतजार कीजिए हाईकोर्ट के फैसले का, अगर उसके बाद कुछ बचता है तो हम इसकी सुनवाई के लिए तैयार हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लोग जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इस मामले को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आइए। एक नियम है कि आप अगर लोअर कोर्ट आपकी बात नहीं सुनता है या लोअर कोर्ट से आपका कोई डिसीजन आ गया तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है या डिसीजन दे दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट तब जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इसमें हाई कोर्ट डिसीजन नहीं दे देता है तब तक आप हमारे पास ना आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कहा था कि आप जो है यथास्थिति वो बनी रहेगी और कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग जो है इस मुद्दे को लेकर के राजनीति ना करे और इस मुद्दे को लेकर के जो स्थिति थी उसमें शांति बनाए रखे। आज क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट का इसमें डिसीजन आना है और कर्नाटक हाईकोर्ट किस तरह का निर्णय लेता है, किस तरह का वो आदेश देता है, किस तरह का वो अपना डिसीजन देता है, ये देखने वाली बात होगी। मुस्लिम जो छात्राएं हैं उनको छूट मिलेगी या फिर उनको जो है हिजाब, वहाँ पर हिजाब बैन कर दिया जाएगा या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में हिजाब को पाबंदी कर दी जाएगी या फिर किसी भी तरह के जो धार्मिक वस्त्र पहन करके आप जाते हैं तो उनको लेकर के जो है पाबंदी की जाएगी या फिर कोई ड्रेस कोड लागू किया जाएगा कि आप जो स्कूल के द्वारा निर्धारित ड्रेस है आप उसी को पहन कर जो है आ सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे कि सिख धर्म में है वहाँ पर भी लोग जो है अपनी धार्मिक पोशाक पहन कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे तमाम दलीलें भी कोर्ट के सामने रखी गई हैं, लेकिन कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेता है ये फिलहाल आज देखने वाली बात होगी। सबकी निगाह फिलहाल इस मामले पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल संजीव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रुक करते हैं अगली खबर का। चौथे चरण के चुनाव से पहले ओवैसी का बीजेपी पर हमला। हिजाब विवाद पर बोले ओवैसी, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा। ओवैसी ने कहा तुमको हिजाब पसंद नहीं, मेरी बेटी हिजाब पहनेगी। ओवैसी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया यह वीडियो। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा खरीदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फेंक पाऊंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम ज्यादा झुकाएंगे तो अपने करीब के आगे जानों का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रखने। और पीएम मोदी का शिक्षाविदों के साथ संवाद है। नई शिक्षा नीति के संबंध में चर्चा करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय बजट में शिक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा। शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर एक वेबिनार का आयोजन। एवीजीसी में उद्योग कौशल भागीदारी को मजबूत करना लक्ष्य है। तो नई शिक्षा नीति के संबंध में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम शिक्षाविदों के साथ ये चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में आज सियासत का सुपर सोमवार है। 22 के चुनावी रण में आज सियासी दिग्गज ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी, वाराणसी में हुंकार भरेंगे। तो वहीं सीएम योगी शाहबाद, हरदोई, रायबरेली में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं अखिलेश यादव भी आज हरदोई, सुल्तानपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा केजरीवाल लखनऊ में जनसभा करेंगे। तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रयागराज में जनसभा है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में जनसंपर्क और रोड शो करेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज प्रयागराज में जनसभा करेंगी। तो यूपी के रण में आज तमाम दिग्गज उतरने वाले हैं। चौथे चरण के मद्देनजर सीएम योगी के तूफानी दौरे। डाक बंगला, शाहबाद, हरदोई में आज जनसभा। रायबरेली में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। 1 बजे बैसवाड़ा, 2 बजे गन्ना काटा मैदान में रैली। 3:35 पर मुंशी पुलिया लखनऊ में करेंगे जनसभा। तो 4:20 पर सीतापुर रोड लखनऊ में जनसभा करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो आज तमाम नेताओं की रैली हैं, जनसभाएं हैं। रायबरेली में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। 1 बजे बैसवाड़ा तो 2 बजे गन्ना काटा मैदान में रैली। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उतर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रचार में झोंकेंगे ताकत। पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी, वाराणसी में जनसभा।
1:15 पर पीलीभीत, तो 2:45 पर सीतापुर में जनसभा, 4 बजे बाराबांकी के मेला मैदान में जनसभा करेंगे, तो 7 बजे होटल ताज नदेसर वाराणसी में बैठक करेंगे कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ। तो आज तमाम नेताओं की रैलियां हैं उत्तर प्रदेश में। अगले चरण के चुनाव के लिए हर पार्टी ने ताकत झोंक दी। तो हमारे सहयोगी शेखर जुड़े हुए हैं लखनऊ से, सीधा शेखर का रुख करते हैं। तो शेखर, आज पूरे दिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े दिग्गज है वो मैदान में चुनावी जनसभा में जुटे हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल रमन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 23 तारीख को जब चौथे चरण के वोट पड़ेंगे, उससे पहले लगभग हर पार्टी अपनी पूरी ताकत इस अवध के क्षेत्र में झोंक देना चाहती है और कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को भी मिल रहा है। चूंकि 23 तारीख को राजधानी लखनऊ में भी वोट पड़ेंगे, इस लिहाज से ये जो आखिर के 24-48 घंटे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डोर टू डोर कैंपेन तो चल ही रही है, लेकिन चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हो, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, इन सब का आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दौरा है। जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरदोई जाने वाले हैं, वो रायबरेली में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहां पर एक जगह कांग्रेस तो दूसरी जगह अब तक समाजवादी पार्टी अपनी तरह से प्रभाव दिखाती रही है। नितिन अग्रवाल हरदोई के समाजवादी पार्टी के पिछली बार कैंडिडेट थे और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसके टिकट पर, और उन्हें विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था बीजेपी की तरफ से। दूसरी तरफ कांग्रेस, जो रायबरेली जिसका बचा हुआ आखिरी एक किला है, किले का भी एक हिस्सा बचा है सिर्फ रायबरेली, उसको भी दरकाने की पूरी तैयारी है। प्रियंका गांधी लखनऊ में अब से कुछ देर के बाद जहां हम खड़े हैं उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर अपना रोड शो शुरू करेंगे, जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वो भी हरदोई जाएंगे और हरदोई से वापस वो लखनऊ आएंगे और यहां पर फिर 2 जनसभाएं करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में खासा जोर लगाया है। संजय सिंह लगातार अलग अलग जगहों पर अपने संगठन को मजबूत करते हुए तरह तरह से बयान देकर के अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में। और कुछ वैसा ही उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, जब लखनऊ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ पारा और चढ़ेगा। 11:30 बजे के आसपास उनका अमौसी आने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो उस इलाके में जाएंगे और जनसभा भी ऐसे इलाके में रखी गई है जो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है। वो मिली जुली आबादी का क्षेत्र जरूर कहा जाता है, लेकिन बीते समय में मुस्लिम आबादी वहां पर तेजी से बढ़ी है। इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो वोट इक्वेशंस हैं, जो कास्ट फैक्टर है, जो धर्म और जाति की राजनीति है, उसमें भी जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो अपने हिस्से को देख रहे हैं और उन हिस्सों के आधार पर ही अपनी जनसभाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। रमन, बिल्कुल शेखर, और एक और खबर बताते हैं अपने दर्शकों को, फिर वापस आते हैं आपके पास। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज प्रयागराज में दौरा है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज प्रयागराज में दौरा है। 2:30 बजे दक्षिण विधानसभा के मीरापुर में जनसभा, 3:45 पर उत्तर विधानसभा के कटरा में करेंगी जनसभा। तो ये एक और खबर, प्रयागराज में स्मृति ईरानी का आज दौरा है। तो तमाम दिग्गज नेताओं ने आज उत्तर प्रदेश में ताल ठोक दी है। शेखर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो शेखर, प्रयागराज में भी आज स्मृति ईरानी भी पहुंचेंगी, लगता है कि इस बार तो भीड़ होगी प्रयागराज में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयागराज और स्मृति ईरानी दोनों अपनी अपनी तरह से बड़े महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ और जिस तरह से कुंभ का आयोजन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी और एक भव्य कुंभ का आयोजन हुआ। जिस तरीके से प्रयागराज को प्रमोट किया गया, जिस तरीके से इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किया गया, कुंभ के आयोजन को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपनी एक उपलब्धि के रूप में रखा है। इस लिहाज से ये क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहां 12 विधानसभाएं आती हैं, तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से भी ये इलाका है। हम वहां पर वोट युद्ध भी करके आए, अलग अलग पार्टी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अच्छा, इस इलाके में एक और खास बात है कि बगल में लगी हुई प्रतापगढ़ की सीट है, क्षेत्र है जो राजा भैया का एक इलाका माना जाता है, वो भी अपनी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में है। तो बड़ा दिलचस्प है ये प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये जो पट्टी है पूरी, इस इलाके में चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। स्मृति ईरानी की जहां तक बात है, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स की जब बीजेपी बात करती है
और कहीं से भी किसी के भी चुनाव लड़ने का जब जिक्र आता है तो स्मृति ईरानी इसमें सबसे बड़ा आइकन के रूप में चेहरा है इस समय बीजेपी का। वो गुजरात में अपना बेस बनाती हैं, महाराष्ट्र में अपनी कर्मभूमि बनाती हैं और उत्तर प्रदेश के अमेठी आकर राहुल गांधी को पटकनी दे देती हैं, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो आप समझिए कितना बड़ा उन्होंने एक करिश्मा किया भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपनी जिस तरह से जगह बनाई, उसके बाद अब उन्हें स्टार कैंपेनर के रूप में बीजेपी अलग अलग जगहों पर न सिर्फ प्रचार के लिए भेजती है, बल्कि अपनी उनकी एक लोकप्रियता है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, जिसको लेकर के। और तुलसी, आपको ध्यान होगा जो उनका सीरियल आता था सास भी कभी बहू थी, उसमें उन्होंने तुलसी का किरदार निभाया था। तो प्रयागराज, उनका किरदार तुलसी और तुलसी की पूजा और कुंभ, ये सारी चीजें आप जोड़ देंगे तो एक अलग तरीके का नजारा बनेगा। और इस लिहाज से आज मायावती भी प्रयागराज जाने वाली हैं। रमन, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। मायावती ने आगरा से अपनी जो रैली शुरू की थी, वो अब एक एक स्टेप बाय स्टेप अपनी ताकत को झोंक रही है। सतीश मिश्रा ने पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कोऑर्डिनेटर्स के साथ मीटिंग की है, सभाएं की हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी है उसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती प्रयागराज में दिखेंगी, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगी। बिल्कुल शेखर, और ये समझना होगा प्रयागराज में आज मायावती अपना जनसभा को संबोधित करेंगी। केपी कॉलेज में वो जनसभा करने वाली हैं। लेकिन जो 21% जिस दलित वोटर की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो बेहद शांत है और उतनी शांत तरीके से मायावती भी अपना प्रचार कर रही है और जनसभा भी कर रही है। देखिए, जहां तक दलित वोटर्स की बात है, इस बात को समझना होगा कि मायावती के साथ में जो खासतौर से दलित वोट बैंक है वो जाटो बिरादरी का है और उसका अपना 18% के आसपास जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपनी मौजूदगी को वो दर्ज कराता है। वो परंपरागत रूप से मायावती के साथ में शुरू से खड़ा रहा है। जब कांशीराम साहब थे तब से वो जाटो समाज अपनी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ खुद का जुड़ाव महसूस कराता है और वो खड़ा होता है। उनका हाथी हर चुनाव में, लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, 18-20% का वोट उनका इंटैक्ट रहता है। लेकिन इस चीज को पलटा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों में यादव को छोड़ा और एससी में यानी दलितों में जाटों को छोड़ा और बाकी सारे समाज को एकजुट किया, जिसका नतीजा 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा देखने को मिला। देखना होगा कि ये जो तमाम समीकरण है किसको फायदा पहुंचाते हैं। बाकी सारी पार्टियां हर वोट बैंक को लुभाने की कोशिश तो लगातार कर ही रही हैं।